नमस्कार बच्चों, 1 फरवरी एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स के प्यारे बच्चों 100 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज के इस लेक्चर्स में हम करने वाले हैं, जो कि 1 फरवरी के एग्ज़ाम में 100% आपसे पूछे जाने की संभावना जो है बनती है। तो 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन 100% के साथ करेंगे और ये जो सवाल है आपके 1 फरवरी वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का प्रयास करेंगे और आज के इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सारे के सारे प्रश्न आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड वांटेड प्रश्न होने वाले हैं। तो आंसर भी आज आपको नज़र आएँगे, क्योंकि आज के दिन आपका टाइम वेस्ट हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे, जैसा कि हम रोज़ की क्लास में करते हैं। तो पहला नंबर सवाल है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। चूँकि क्या होता है? सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थित होता है क्या? गलत बात है। सीमांत प्रतिस्थापन दर हास्यात्मक होता है, गलत है। यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर वर्धमान होता है क्या? नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा क्या होती है? तो उपभोक्ता के जो इष्टतम बिंदु होता है, उसका जो बिंदु पर बजट रेखा जो होती है, वो एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती। क्या नहीं करती है? एक्स और वाई वक्र होते हैं, तो एक्स यहाँ पे वाई और एक्स वक्र होते हैं, तो यहाँ पे इस वक्र को क्या करता है? स्पर्श नहीं करता है, याद रखिएगा। इस वाले वक्र को स्पर्श नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और 1 फरवरी को ये क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलेंगे। अर्थशास्त्र यहाँ पे अर्थशास्त्र के यानी इकोनॉमिक्स के पिता किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को बोलते हैं, याद रखिएगा। किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ को। ये ऑलरेडी 2019 के एग्जाम में और हाल फिलहाल में ये सवाल भी पूछे गए हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है, तो बताइएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है शामिल होती है, तो छोटे छोटे चर होते हैं, बिल्कुल। व्यक्तिगत इकाई होते हैं, बिल्कुल। व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण होते हैं, ऑल ऑफ दीज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि अर्थशास्त्र चयन का तार्कशास्त्र है, किसने कहा? अर्थशास्त्र जो है यहाँ पे चयन का क्या है? तर्कशास्त्र है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जो है रविंसन ने बोला था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, रविंसन। अगला सवाल है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, ऐसा एडम स्मिथ ने कहा था, यानी इकोनॉमिक्स के पिता ने बोला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, यानी ऐसा किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है? तो ये एडम स्मिथ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? हम कहते हैं ना माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत में ही, यानी बहुत छोटा, यानी इसको बोल सकते हैं माइक्रो। इसको बोलिए, इसको यानी इसको काफ़ी माइक्रो बोला जाता है, जो कि आँख से भी नहीं दिखता। ये तो आँख से भी दिख भी रहा है, बट वो आँख से भी नहीं दिखता रहता। तो सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये रैगनर फ्रिश ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, रैगनर फ्रिश, याद रखिएगा। ये वीवीआई प्रश्न है आपके 1 फरवरी वाले एग्जाम के लिए। 100% प्रश्न जो है आपसे श्योर है कि आप बिहार बोर्ड जो है ऐसे प्रश्न को पूछेगा ही पूछेगा। चलिए 8 नंबर सवाल है कि पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो ये एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ है। सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज के इस लेक्चर्स में ऐसे प्रश्न को लाया गया ताकि आप 100% श्योर हो जाए कि प्रश्न जो है यही आने वाले हैं और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। तो अर्थशास्त्र के जो कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता है वो मार्शल है। कौन है? मार्शल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मार्शल। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, ये कथन किसका है? अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण का विज्ञान है, ये रविंसन का है। किसका है कथन? रविंसन का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला है यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? अगर पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आ जाए ना, मूल्य में ही अगर कमी आ जाए तब वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किसी वस्तु की अगर सस्ती दाम में मिल रही है, कम दाम में मिल रही है, तो मांग तो बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12 है सवाल कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थानापन्न वस्तु की मांग क्या होगी? स्थान यानी किसी स्थान पर वस्तु की मांग क्या होगी? किसी वस्तु की कीमत में यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है तो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। स्थान सीमित है, खरीदने वाले की संख्या ज्यादा है तो बढ़ जाएगी। किसी परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाती है। किस परिस्थिति में जो है उत्पादन संभावना वक्र जो है ये दाईं ओर खिसक जाती है, इस ओर खिसकती है, तो ये केवल ए और सी वाले दिशा में, यानी संसाधनों की वृद्धि से और साथ ही साथ तकनीकी में सुधार, यानी उपभोक्ता की वृद्धि से ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि उपभोक्ता फलन जो है सी सी
COI में सी एवं सी क्रमशः क्या है, तो ये स्वायत्त उपभोग और सीमांत उपभोग आवृत्ति है। याद रखेंगे यहाँ पे बड़ा कैपिटल सी है, यहाँ पे स्मॉल सी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न जो है ना, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको एग्जाम में फोकस करवाएगा और काफ़ी कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि 1 फरवरी वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है, क्योंकि अगर रेट कम हो जाता है तो जो भी उपभोक्ता जो है उसकी वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है। यानी कम दाम पर कोई भी सामान मिलता है तो आदमी ज़्यादा लेने का प्रयास करता है, यानी कि वस्तु की मात्रा बढ़ा देती है। तो ये क्या होती है, बहुत सस्ती हो जाती है तब होता है ऐसा। और साथ ही साथ यहाँ पे कीमत कम होने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कम, सॉरी ऐसा, हाँ, यहाँ पे कम हो जाएगी तो बिल्कुल क्रय शक्ति यानी खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है। तो ऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एवं बी दोनों आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। और कम कीमत पर उपभोक्ता को मोल भाव नहीं करना पड़ता है। मोल भाव तो करता ही है, चाहे जितना भी कम कीमत क्यों न हो जाए, मोल भाव तो बाजार का एक नियम ही है। उपभोक्ता संतुलन क्या है? उपभोक्ता संतुलन जो है ये अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, ये क्या है, उपभोक्ता संतुलन है, याद रखिएगा। अगला सवाल है 17 नंबर के, आपसे पूछे जा रहे, फोकस करे जरा, कि उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता कौन है? जो आर्थिक एजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कि यहाँ पे आर्थिक एजेंट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय एवं बाजार की कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिक कतर कर देता है। यह परिभाषा किसने दिया था? तो ये सैमुअल्सन ने दिया था। किसने ऐसा दिया था? सैमुअल्सन ने। आपके चैप्टर्स में इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा है, आप देख सकते हैं। 19 नंबर सवाल क्या है, ध्यान देंगे कि उपभोक्ता के सभी इकाइयों के उपयोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उपभोग के सभी इकाइयों के जो उपयोग से या उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है ना, उसको हम लोग कुल उपयोगिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है 20 नंबर की, उपयोगिता में क्या होती है? उपयोगिता में प्यारे बच्चों ये क्या होती है? तो याद रखेंगे, लाभदायकता होती है और हानिकारक होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। 21 नंबर सवाल के आपसे पूछे जा रहे हैं कि औसत परिवर्तनशील लागत भागफल होता है। औसत परिवर्तनशील लागत भागफल जो होता है ये कुल परिवर्तनशील एवं उत्पादन की मात्रा की होती है। क्या होती है? कुल परिवर्तनशील एवं उत्पादन की मात्रा की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, काफी लाजवाब सवाल है। कौन सा कथन सही है? 1 फरवरी में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा कथन वाले। तो वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है, बिल्कुल होता है। प्रति वक्र बाएं से दाएं की ओर ऊपर उठता है, राइट है। और पूर्व को अनेक तत्व प्रभावित करता है, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है 23 नंबर की, एक फर्म का आगाम उसकी बिक्री प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्ति है, ये किसने कहा था? ये डूले ने बोला था, ऐसा डूले ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता में जो है ए आर बराबर एम आर होता है, यानी औसत आय बराबर सीमांत आय होता है। ए आर बराबर एम आर यानी औसत आय बराबर सीमांत आय। ये आप याद कर लीजिएगा ऐसे प्रश्न को, ये बिल्कुल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर सवाल जो प्यारे बच्चों आपसे पूछे जा रहे हैं कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होता है? तो फर्म का लाभ जो है ये ए और बी दोनों पर, यानी एम आर बराबर एम सी पर, और एम सी जहाँ एम सी रेखा एम आर को नीचे से काटे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? तो इसमें जैसा कि आपको पता है ए आर बराबर एम आर होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट है। आंसर भी आज हम आपको नज़र दिला रहे हैं यहाँ पे पीडीएफ में। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर आंसर के साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे एग्जाम के कुछ ही घंटे बाद ये जो पीडीएफ आपको दिए जाएंगे, ताकि आप जो है वो पीडीएफ को एक बार रीड करें और एग्जाम में जाए तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आप लाए। जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना प्रारंभ करता है या आरंभ करता है, कौन सा वक्र कहलाता है? तो उसको जो हम लोग कहते हैं एपीपी, एमपीपी, टीपीपी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है, तो इसमें जो होता है ए आर बड़ा होता है एम आर से, यानी औसत आय बड़ा होता है सीमांत आय से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है? तो सभी को पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता वाले में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल है कि एम आर प्रदर्शित किया जाता है। एम आर जो है प्यारे बच्चों ये यहाँ पे किस में, टी आर
बटे डेल क्यू में परिवर्तित यहाँ पे प्रदर्शित किए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि मूल्य विभेद किस बाजार में किया जाता है? तो ये एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता में किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो ये कुल व्यय का है। किसका है? कुल व्यय का है। उत्पादन फलन में जो उत्पादन है ये किसका फलन है प्यारे बच्चों? कुल व्यय का है। 32 नंबर का सवाल जो होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में डैश लाभ की प्राप्ति होती है, तो ये सामान्य लाभ की प्राप्ति जो है पूर्ण प्रतियोगिता में होती है। संतुलन कीमत से अधिक कीमत पर क्या होता है? तो यहाँ पे वस्तु की मांग अधिक होगी और वस्तु की पूर्ति भी अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि न्यूनतम सहायक मूल्य डैश होता है? तो ये साम्य मूल्य से कम होता है। साम्य मूल्य से क्या होता है? बिल्कुल कम होता है। अगला सवाल है कि एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त है कि क्या है? औसत आय बराबर औसत लागत हो और सीमांत आय बराबर सीमांत लागत हो, और सीमांत लागत बिक्री वक्र की ढाल बराबर बड़ा हो सीमांत आय की बिक्री की ढाल से। तो ये और ये करेक्ट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र सामान्य होता है, तो ये यू आकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यू आकार का। औसत आय है तो औसत आय टी आर बटे क्यू है। ये ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा। रिकॉर्ड के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है, तो ये उत्पादन लागत द्वारा होता है, याद रखिएगा। किसके द्वारा होता है? उत्पादन लागत द्वारा। अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, अति अल्पकाल में, तो ये पूर्णतः बेलोचदार होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन किस देश से संबंधित है? तो ये भारत से संबंधित है। किस देश से है प्यारे बच्चों? भारत से है। कौन सा कथन सही है? कथन जो है यहाँ पे याद रखिएगा, श्रम की मांग उत्पादक द्वारा की जाती है, राइट है, और श्रम की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है, राइट है। श्रम की सीमांत उत्पादकता जो है उसकी अधिकतम मजदूरी होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। लागन है तो लागन वास्तविक लागन माइनस हस्ताक्षरण लागन होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 1 फरवरी के लिए कि बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारण होती है जहां जो है वस्तु की मांग बराबर होती है वस्तु की पूर्ति के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। साधन कीमत निर्धारण को निम्न में से कौन संगठक है? तो यहाँ पे लगान, मजदूरी और ब्याज, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। किसके अनुसार जो है संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मात्रा जिसे विक्रेता बेचने को इच्छुक है उस मात्रा के बराबर होती है जिसे क्रेता खरीदना चाहता है। तो ये जो होगा अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके उदाहरण है? कृषि पदार्थ का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वितरण के आधुनिक सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग साधन कीमत निर्धारण की मांग तथा पूर्ति सिद्धांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों 100% ये प्रश्न आपके लिए श्योर है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। साधन का पूर्ति वक्र कैसा होता है? तो साधन का जो पूर्ति वक्र जो है ये दाएं से बाएं की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, दाएं से बाएं की ओर। एफएडी सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया? एफएडी सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये 1998 में किए गए। कब किए गए? 1998 में। एक लेखा वर्ष में किसी देश में जितने भी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसके बाजार मूल्य को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है 52 नंबर की राष्ट्रीय प्रयोज्य आय की गणना निम्न में से किस पर होती है? तो ये साधन लागत पर होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजी स्टॉक की वृद्धि क्या कहलाती है? तो ये पूंजी ह्रास कहलाती है, पूंजी लाभ और पूंजी निर्माण। तो ये इनमें से कोई नहीं यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ये रॉन्ग है, याद रखेंगे। किस उद्देश्य की खरीदारी की गई वस्तु की अंतिम वस्तुएं कहलाती है? तो ये आवश्यकता की संतुष्टि हेतु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि सतत आर्थिक वृद्धि का सूचक कौन है? तो प्यारे बच्चों ये हरित सीएनपी है, सीएनपी। निम्न में से निजी कौन वस्तु नहीं है? तो निजी जो है रेल क्या आपका निजी है क्या? स्कूटर हो सकता है, साइकिल हो सकता है, लेकिन रेल नहीं हो सकता आपका निजी। स्टॉक चर कौन है? स्टॉक चर वो है जो धन है। धन क्या है यहाँ पे? स्टॉक चर है। अगला नंबर सवाल है कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी एमपी
क्या है, तो ये इनमें से कोई नहीं होगा, याद रखिएगा। ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सत्य है, तो सत्य जो होगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट की व्यय। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अर्धनिर्मित वस्तुएं क्या कहलाती है? अर्धनिर्मित वस्तुओं को हम लोग मध्यवर्ती वस्तु बोलते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपने बचत की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं तो अर्थव्यवस्था की कुल बचत में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि कब होगी? जब स्फीति होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त है, अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त है कि समस्त मांग बराबर हो समस्त पूर्ति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है सकल उत्पादन का निर्धारण केवल समस्त मांग के स्तर पर निर्भर करता है, इसको हम लोग प्रभावी मांग का सिद्धांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल क्या है कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो ये जो है यहाँ पे याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है और अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन अथवा न्यून उत्पादन की संभावना नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। केन्स के रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? तो ये प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। रोजगार स्तर के निर्धारण के लिए सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? तो 67 नंबर सवाल का जवाब का इंतजार हम आप पर करते हैं और मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप लोग दें ताकि मैं सभी का आंसर देख सकूं। तो ऑप्शन नंबर जे एम केन्स आ रहा है और बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर सवाल है कि पूर्ण रोजगार वह दशा है जिसे प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने योग्य और इच्छुक व्यक्ति कार्य प्राप्त कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग पूर्ण रोजगार बोलते हैं। चलिए 69 नंबर सवाल है कि अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें श्रमिक मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के योग्य होते हैं तथा काम करने को तैयार है परंतु काम नहीं मिलता है। किसने कहा था? ये हैंस ने ऐसा बोला था, हैंसन ने, याद रखिएगा। अगला है कि सामूहिक मांग का प्रमुख घटक कौन है? तो ये इनमें से सभी होगा, व्यक्तिगत उपभोक्ता, सार्वजनिक उपभोग और विनियोग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यहाँ पे क्या है, गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो ये ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे आप लोग इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है? तो ये नैतिक दबाव। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों याद रखिएगा। अगला सवाल है कि दूसरे नरसिम्हम समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1998 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला है कि मुद्रा की पूर्ति की माप जो है M1 में क्या शामिल है? तो ये उपयुक्त में से सभी होगा, याद रखिएगा। जनता के पास करेंसी, DD मतलब बैंकों के द्वारा शुद्ध मांग जमा और OD मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। 75 नंबर सवाल है कि निम्न में से साख नियंत्रण के गुणात्मक विधि बताइए। तो उपभोक्ता साख का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत के 1 रुपया का नोट जारी करता है तो ये भारत सरकार का वित्त मंत्रालय 1 रुपया का नोट जारी करता है। अवस्थित यहाँ पे क्या है? स्फीतिक अंतराल माप बताता है कि न्यून मांग की। 78 नंबर की वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को कितने भागों में बांटा गया? तो ये 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। पूंजी की सीमांत क्षमता या उत्पादकता प्रत्याशित आय लागत कहलाती है। अगला है कि एक संतुलन बजट किसे कहते हैं? तो जब व्यय की प्राप्ति बराबर हो उसको हम लोग एक संतुलन बजट कहते हैं। यदि वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन 2000 रुपये है जबकि आधार वर्ष में सकल घरेलू उत्पादन 1000 रुपये है, इस स्थिति में यहाँ पे स्फीति क्या होगी? तो ये 200% होगी। अगला सवाल, राज्य कोषीय एक बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है? तो कर राजस्व में वृद्धि द्वारा, सरकारी व्यय में कटौती करके और सरकार द्वारा अपव्यय रोक कर, यानी ऑल ऑफ, यहाँ पे क्या होगा? ऑल ऑफ दी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है? तो ऑल ऑफ दीज होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट के संगठित निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे बजट प्राप्ति और बजट व्यय। अगला सवाल, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इनमें से सभी अयस्कर, निगमन और सीमा शुल्क। 87 नंबर सवाल का जवाब बताइए कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर और उपहार कर। अगला सवाल है कि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो ये उत्पादक शुल्क और बिक्री शुल्क का। ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी
परिसंपत्ति के सृजन नहीं करते कहलाते हैं, तो इसको हम राजस्व व्यय कहते हैं। प्रत्यक्ष कर कौन सा होगा, तो आय कर और उपहार कर दोनों होगा। निव्वल अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित किया जाता है, इनमें से कोई नहीं याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। निवल निवेश की परिभाषा है कि पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है यहाँ पे विदेशी विनिमय बाजार में मांग तथा पूर्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय बाजार के रूप में क्या है, तो ये हाजिर एवं चालू बाजार है और यहाँ पे वायदा बाजार है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है तो मांग एवं पूर्ति द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। किसके अनुसार विनिमय दर एक देश की इकाई मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा को मिलने वाली इकाइयों के माप है, तो ये क्राउथर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 97 नंबर के अमेरिकी डॉलर का अवमूल्य कब किया गया था या हुआ था, तो ये 12 फरवरी 1973 को ही हुआ था। 98 नंबर की तैरती विनिमय दर की व्यवस्था किसके अधीन आरंभ होती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर्स का कि दोहरी विनिमय प्रणाली का आरंभ कब हुआ था, तो ये 1 मार्च 1992। और ये रहा आज का लास्ट सवाल प्यारे बच्चों की MS तारापुर कौन थे, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे। तो 100 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हमने आज चर्चा किया जो कि 1 फरवरी वाले एग्जाम के लिए लाजवाब होने वाले हैं। ये तांडव मचा के आएगा आपके एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अपना अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक देंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अगले लेक्चर्स का इंतजार करेंगे। फिर से हम 100 प्रश्न लेके आएंगे आपके अगले एग्जाम के लिए। तो ये लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करने का प्रयास करें अपने भाई बहन दोस्तों के पास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।